हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरवी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल एज फिजिक्स ट्रिक। यहाँ पर जो पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, एट व्हाट सिचुएशन द स्नेल्स लॉ फेल। यहाँ भी सेम क्वेश्चन आएगा, किस सिचुएशन में स्नेल्स लॉ फेल कर जाएगा। तो यहाँ फेल होने के लिए क्या कंडीशन है, सब कुछ इस हेडिंग के अंदर ही लिखा हुआ है। तब तक आप लोग सोचो और मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आकर स्नेल्स लॉ फेल कर जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ वर्ड आ गया रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर रिफ्रैक्शन, मीन्स जैसे रिफ्लेक्शन आ गया मीन्स स्नेल्स लॉ यहाँ फेल कर गई, क्योंकि रे ऑफ लाइट टर्न बैक सेम मीडियम में। रिफ्रैक्शन जब क्रिटिकल एंगल है, हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं कि लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, उसी डेंसर टू रेयर। क्रिटिकल एंगल तभी फॉर्म होगा व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर में कभी भी क्रिटिकल एंगल और TIR नहीं हो सकता, इस चीज को पहले भूल जाओ। तो क्रिटिकल एंगल फॉर्म होने के लिए मस्ट है कि रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करते जाओगे, उसी प्रोपोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे टेंजेंट टू द बाउंड्री, मींस नॉर्मल के साथ अगर 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी बढ़ा दिया तो लाइट क्या होगा, रिटर्न बैक सेम मीडियम में होगा। तो हम लोग TIR के लिए कंडीशन क्या बताते हैं, बुक में लिखा होता है रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। रेयरर टू डेंसर नहीं होगा, रेयरर फ्रॉम रेयरर टूवर्ड्स डेंसर, क्योंकि लाइट एक बार बाउंड्री को क्रॉस कर गई तो लाइट तो रिफ्रैक्ट कर गई, रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, तो टूवर्ड्स डेंसर रेयरर हम बोल सकते हैं, नॉट इन रेयरर। फ्रॉम डेंसर टू रेयरर नहीं बोलना है, फ्रॉम डेंसर टूवर्ड्स रेयरर। तो हम यहां पर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, और यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहां से लाइट पास करा रहे हैं। देखो इस पॉइंट पर लाइट नॉर्मली, अगर यहां नॉर्मल है इस सरफेस पर, मीन्स नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री, आई की वैल्यू 0 हो गई, मीन्स इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ फेल कर जाता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी हम इंक्रीज कर लेते हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी हम इंक्रीज करें तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब रिफ्रैक्टेड रे विच इज टेंजेंट टू द बाउंड्री, मीन्स 90 degree with the normal, then angle of incidence, and this angle, this is called critical angle. अगर हम angle of incidence को और भी increase कर दें, like this I which is greater than C, the light return back in the same medium. So return back in the same medium, this is called total internal reflection. This is the denser medium, its refractive index is n, and this is the rarer whose refractive index is n। तो अगर इस पॉइंट पर आप देखोगे कि स्नेल्स लॉ आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप क्या बोलोगे, क्योंकि लाइट तो रिटर्न बैक, लाइट मींस इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बोथ आर इन द सेम मीडियम, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपको बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ फेल। अगर हम यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करें, लाइक दिस पॉइंट इज P, तो क्रिटिकल एंगल हम डिफाइन कैसे करते हैं, द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे makes an angle of
एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। अगर इस P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन आई बाई साइन आई के अपोजिट कौन सा मीडियम है? रेयरर। आर के अपोजिट कौन सा मीडियम है? डेंसर। इफ आई सी की इक्वल अगर होगा तो आर की वैल्यू होगी 90, मीन साइन सी बाय साइन 90, दिस इज इक्वल टू n1 बाय n2। साइन 90 इज 1, मीन साइन सी n1 बाय n2। तो यहां से हम c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन इनवर्स n1 बाय n2। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो यहां नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहां पर बताऊंगा, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कर रहे हैं तो लाइट तुम देखो इनर बाउंड्री में ही रिफ्लेक्ट बैक करती है, मतलब ये बाउंड्री अगर क्रॉस कर जाएगा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इनर बाउंड्री में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल के लिए अब एक चीज, अगर आपको कभी क्रिटिकल एंगल लिखने में कंफ्यूजन हो और दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन हो तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साइन सी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय अपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ मुझे डायग्राम देखने की जरूरत भी नहीं है। इसका रीजन क्या है कि साइन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अगर n2 हम ऊपर रख दें n1 नीचे तो साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ्स फेल कर जाएगा। तो हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द न्यूमरेटर्स एंड बिगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द डिनोमिनेटर। अब यहां से हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए। तो कंडीशन हम TIR के लिए क्या लेंगे? TIR के लिए कंडीशन हम लेंगे, कंडीशन फॉर TIR। फर्स्ट, रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम denser towards the rarer, towards the rarer, in rarer नहीं। Second, angle of incidence is more than critical angle. This is the two conditions for TIR। मैं डायग्राम मिटा रहा हूं। अब इसके एप्लीकेशन को हम बता दें। एप्लीकेशन क्या है TIR के? Applications of TIR। First is brilliance of diamond। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब क्या? ब्राइटनेस ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड में ब्राइटनेस क्यों होता है? नॉर्मली अगर हम डायमंड को देखें तो एक्चुअली डायमंड का डिजाइन किया जाता है इस टाइप की, ये डिजाइन होती है डायमंड। और डायमंड कार्बन के आइसोटोप से, ये भी आपको पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, 2.42। इट्स वेरी हाई। तुम देखो इवन ग्लास को अगर देखो तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बट डायमंड का है 2.42। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई है। अगर हम इससे क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करते हैं तो 1/m 2.42, तो यहां से क्रिटिकल एंगल हम लेंगे तो 24 डिग्री का है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने ये पॉइंट आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस इज वेरी हाई एंड इट्स क्रिटिकल एंगल। इसका टेक्निक है याद रखने का,
जो डेसिमल है, एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दोगे तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डायमंड में मिल जाएगी। जो डायमंड है इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि लाइट को आप किसी भी एंगल पर इंसिडेंट कराओगे, किसी भी एंगल पर आप इंसिडेंट कराओगे तो दिस एंगल ऑलवेज मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा। और TIR के लिए कंडीशन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो डिजाइन इसकी ऐसे किया जाता है कि लाइट को आप किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करोगे तो मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, और मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो TIR होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती रहेगी, तभी हम बोलते हैं कि डायमंड का ब्रिलियंस होगी। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लो, जो डायमंड होती है उसकी डिजाइन किया जाता है, तभी तो तुम देखो सुना भी होगा मार्केट में फेक डायमंड भी लोग बेच देते हैं। तो डायमंड की जो डिजाइन किया जाता है, डिजाइन ऐसे होती है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के वेरी हाई है 2.42, और इससे जब हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक डेसिमल आप शिफ्ट कर दोगे तो इसके क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा, मतलब 24 हो गए। डायमंड की डिजाइन ऐसे किया जाता है कि लाइट को हम किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करेंगे तो मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, जिसके कारण ब्रिलियंस होगी डायमंड। क्लियर हो गए? नेक्स्ट हम आते हैं मिराज। 10th में भी पढ़ा होगा मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है कि वर्चुअली हमें फील होता है कि कोई ऑब्जेक्ट वर्चुअल, मतलब एग्जैक्ट वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब तुम देखोगे समर सीजन में बहुत तेज धूप है, रोड पर आप चल रहे होगे तो रोड पर बहुत दूर पर तुम्हें क्या लगेगा कि तुम्हें रोड पर पानी है, रोड पर पानी फैले हुए है, बट एक्चुअली तुम जब वहां आप पहुंचोगे तो लगेगा यहाँ कुछ नहीं है। तो सेम है, जैसे आप देखते हो कि लाइक सी के अगर शोर पर कोई ट्री है तो वो इन्वर्टेड दिखता है पानी में। मिराज में पानी नहीं होते हुए भी ऑब्जर्वर को ट्री इन्वर्टेड दिखता है, तो इसका रीजन क्या है? इसी को हम बोलते हैं मिराज। सेकेंड एप्लीकेशन है मिराज। मिराज में हमारा क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज फील होती है। लाइक ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, यहां एक ट्री है, लाइक हमने ये ट्री ले ली, ये अर्थ है। जब सन रे आते हैं अर्थ पर आए थे तो यहां जो अर्थ पर जो हमारे एटमॉस्फेयर है, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होने के कारण इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने के कारण ये एयर हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो हल्की एयर ऊपर मूव करती है। तो अगर हमें जब सनलाइट इंसिडेंट होता है तो यहाँ जो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर है, जो ऑब्जर्वर हमें जो ग्राउंड पर है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है तो उसको ये ट्री उसको इन्वर्टेड फील होता है। इसके रीजन यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गए और यहाँ से रे मूव कर रहे हैं। ऊपर क्या हो गया? हल्की एयर, सॉरी ऊपर डेंस एयर है और नीचे क्या है? हल्की एयर, क्योंकि अर्थ के पास के जो एयर है वो हल्की है। इसका मतलब रे ऑफ लाइट मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, इट डेविएट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, इट डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। और फाइनली जो ऑब्जर्वर है उसकी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये टेंजेंट हो जाएगा, ये टेंजेंट होगा तो ऑब्जर्वर को ये ट्री, ये जो ट्री है ऑब्जर्वर को यहां उल्टे दिखेंगे। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, ट्री इज एन ऑब्जेक्ट। ऊपर क्या है? डेंस है, जो अर्थ के पास एयर है वो रेयर है, क्योंकि सनलाइट के कारण यहाँ की एयर पार्टिकल जो है वो आयनाइज हो गई, वो हल्की हो गई, तो ये कम डेंसर है, ऊपर की एयर ज्यादा डेंसर है। तो रे ऑफ लाइट जब मूव करेगा डेंसर से रेयर है तो मूव अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल। हर एक केस में देखो नॉर्मल से दूर जा रहा है,
नॉर्मल से दूर आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट हो जाएगी तो ये ट्री ऑब्जर्वर को यहां दिखेगा, और ये ट्री कैसा दिख रहा है, तो दिस इज द इन्वर्टेड एंड दिस इज कॉल्ड मिराज। क्लियर है सबको? नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन हम लेते हैं प्रिज्म के लिए। प्रिज्म में 3 सिचुएशन रहती हैं। फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, प्रिज्म में 3 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में प्रिज्म अगर दिस लोकेशन में रखते हैं, मतलब ऐसे रखते हुए, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और हमें क्वेश्चन भी आता है कि इसका इमेज ड्रॉ करनी है, तो एक रे हमने यहाँ से पास करा है, एक रे हम यहाँ से पास करा है, इसको हमने हेड बोल दिया, इसे हम टेल बोल रहे हैं। ये लाइट यहाँ जाकर स्ट्राइक करे। अब जो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, ये रे डेविएट करके यहाँ से बेंड कर गई, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि बेंड क्यों करेगा, ये इमर्ज आउट क्यों नहीं होती, तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। दिस एंगल इज आई, अगर ये 45 है और ये 45 है, ये 90 है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा 45 होगा। नॉर्मली जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, और इससे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आते हैं अराउंड 42 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, TIR हो जाएगा, लाइट बेंड करके अंदर, ये लाइट यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ बेंड कर गया क्योंकि TIR। अब ये इस पर नॉर्मल है तो ये इमर्ज आउट, ये इस पर नॉर्मल है इमर्ज आउट। देखो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, सबको क्लियर है? देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे हमने पास करा है, इस पर नॉर्मल तो ये डेविएट नहीं करेगा, स्ट्रेट जाएगा। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो क्वेश्चन ये होता है कि ये TIR क्यों हो रहा है, इमर्ज आउट क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर ये 45 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 45 होगा। प्रिज्म है, नॉर्मली ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इससे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना है ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होती है। लेकिन जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं तो दिस इज द 45 मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, मीन्स TIR होगा। TIR होगा तो लाइट यहाँ बेंड करके, तो दिस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म। यहां तक क्लियर है? नोट डाउन कर लिया तो मैं बता दूं। सेकेंड सिचुएशन इसमें यह बनता है कि अगर हम प्रिज्म को दिस सिचुएशन में रखते हैं, लाइक अगर हमें और यहां हमने ऑब्जेक्ट लिया एक रे हमने यहां से पास किया, नॉर्मली इमर्ज आउट होगा। अब ये TIR होगा, इसका क्यों होगा, क्योंकि हमने पिछले वाले में बताया था कि एंगल प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री होती है, और ये एंगल हमारा 45 है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमारी 45 हो गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए 42 होती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो गई, TIR होगा। यहाँ आ गई लाइट। अब इस सरफेस पर फिर से TIR है, यहाँ आ गई, यहाँ से हम एक रे पास करा रहे हैं, नॉर्मल टू दिस, इमर्ज आउट, फिर यहाँ TIR होगा, रिफ्लेक्ट, मीन्स ये B डैश और A डैश, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 TIR, 2 बार लाइट अपने पास से डेविएट कर रही है। यहां तक सबको क्लियर? नेक्स्ट एक और इसमें केस बनता है, मिटा दे, सबने नोट डाउन कर लिया। थर्ड सिचुएशन इज हमने दिस सिचुएशन में प्रिज्म कर,
एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ एक ऑब्जेक्ट एक रे हमने यहाँ से पास करा दी, एक रे हमने यहाँ से पास करा दी। अगर यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो रे यहाँ आ गए, ये रे यहाँ आ गए। यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो यही रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर ये इमर्ज आएगा। अब लास्ट एक एप्लीकेशन है, जैसे द ऑप्टिकल फाइबर। सबने नोट कर लिया, मिटा दो। ऑप्टिकल फाइबर लास्ट एप्लीकेशन, ये वैसे सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा जाता है, इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ये टीआईआर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बेसिक में ऑप्टिकल फाइबर को पहले मैं बताऊं कि क्या है। नेम से क्लियर है, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, और फाइबर मीन्स बहुत पतली सी वायर। नॉर्मली जो वायर होती है वो ग्लास की होती है, ये होगा वायर ग्लास की। इसके अंदर इसमें दो मीडियम होते हैं। अंदर वाले मीडियम को हम बोलते हैं कोर, और जो आउटर मीडियम होता है उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। One is called core and the other this is called cladding. This is called core and this is called cladding. C-L-A-D-D-I-N-G, cladding. The refractive index of core more than refractive index of cladding. तो अगर लाइट अगर इस सरफेस पर इंसिडेंट है तो पहले ये नॉर्मल ड्रॉ करो, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर आएगा। यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती हुई लाइट यहाँ से इमर्ज आउट हो जाएगी। तो यहाँ ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं? टीआईआर के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं। अब इसके तो हमें क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? जैसे मेडिकल वगैरह डायग्नोस्टिक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमारा एक टीआईआर है, इसका बेनिफिट क्या है? ये ग्लास का बना हुआ, और यहाँ से जो लाइट सिग्नल जाएंगे वो लाइट सिग्नल ग्लास है, तो ग्लास है लाइक ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो यहाँ से जो लाइट पास करेगी वो बहुत हाई स्पीड से पास करेगी। मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हाई स्पीड सिग्नल पास करते हैं, और ग्लास फ्रिक्शन लेस है तो एनर्जी की लॉस नहीं होगी। तो यहाँ दो बेनिफिट होता है ऑप्टिकल फाइबर में। तभी तुम देखते हो आजकल वाईफाई वाले आते हैं तो पूछते भी हैं कि ऑप्टिकल फाइबर वाले कनेक्शन लेना है या नॉर्मल वायर वाले कनेक्शन लेना है, तो ऑप्टिकल फाइबर में स्पीड ज़्यादा होता है। अब तो ऑप्टिकल फाइबर का हमने मीनिंग क्या बताया? ऑप्टिकल फाइबर, इसका मीनिंग हमने क्या बताया? ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, अ फाइबर मीन्स होता है दिस इज द थिन ग्लास वायर। अब देखो, एक ऑप्टिकल फाइबर से काम नहीं होता है, एक होता है उसको हम बोलते हैं लाइट पाइप। लाइट पाइप क्या होते हैं? जैसे लाइट ये पाइप है और इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, ये पाइप है और इसमें बहुत सारी वायर होती हैं, ऐसे वायर होते हैं इसके अंदर, ऐसे वायर होते हैं इसके अंदर, ये वायर, ऐसे वायर होते हैं, ये वायर, ऐसे वायर होते हैं। तो ये जो each wire जो है, this is the optical fiber, और इसकी जो बंच होती है, ये होल बंच जो है, बंच ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड लाइट पाइप। इसी को लाइट पाइप बोलते हैं। जो डॉक्टर डायग्नाइज करते हैं वो
लाइट पाइप को यूज करते हैं। सिंगल ऑप्टिकल फाइबर से कुछ नहीं होना है, कलेक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होगा, उसी को हम बोलते हैं लाइट पाइप। अब यहां से जब डॉक्टर हमारे नॉर्मली स्टमक का उसके डायग्नोस करने के लिए लाइट पाइप अंदर हमें डालते हैं और यहाँ से लाइट देता है, ताकि वहाँ जो हमारे स्टमक के अंदर है, हमने एज्यूम कर लिया कि दिस इज द स्टमक एरिया, दिस इज द स्टमक एरिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये स्टमक का एरिया है और यहाँ से लाइट देगा। तो हर एक पाइप कुछ पार्ट जो स्टमक का है, कुछ पार्ट उसको वो इंसिडेंट इस पर एलिमिनेट कराकर यह रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न होती है। मतलब क्या, इतनी एरिया की ये पाइप कवर करेगा, इतनी एरिया की ये पाइप कवर कर रहा है, इतनी एरिया की ये पाइप कवर कर रहा है, और ये सबकी जो कलेक्शन होगी वो रिफ्लेक्ट होकर एक साथ बाहर निकलता है लाइट पाइप के थ्रू, और ये सारे पार्ट जब जोड़ कर एक कंबाइंड हमें जो रिफ्लेक्शन मिलती है, तभी हमें डॉक्टर, जैसे स्टमक के बहुत सारे पार्ट हैं, एक पार्ट को ये लाइट एलिमिनेट कर रहे हैं, एक पार्ट को ये एलिमिनेट कर रहे हैं, एक पार्ट को ये एलिमिनेट कर रहे हैं, एक पार्ट को ये एलिमिनेट कर रहे हैं, और सबको जोड़कर जो एक और स्ट्रक्चर बनती है वो हमें लाइट पाइप के थ्रू दिखता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक सिंगल वायर से कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ वायर होगा, और कलेक्शन ऑफ वायर फॉर द लाइट पाइप।